नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम राजस्थान के इतिहास के एक बेहद खास और प्राचीन हिस्से पर चर्चा करने वाले हैं। बात हो रही है मंडोर के प्रतिहारों की। दस्तावेज बताते हैं कि ये प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा है। तो बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक विशाल साम्राज्य की शुरुआत होती है और फिर सदियों बाद उसका अंत किस तरह होता है। आज के हमारे इस सफर के 4 प्रमुख हिस्से हैं। पहला, मंडोर के प्रतिहारों की उत्पत्ति। दूसरा, उनका विस्तार और राजधानियों का स्थानांतरण। तीसरा, शिलालेखों का सुनहरा दौर। और आखिर में चौथा, इनका पतन और कुछ बेहद रोचक तथ्य। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले इस मुख्य स्रोत पर नजर डालिए। ये एक ऐसी वंशावली यानी जीनियोलॉजिकल टेक्स्ट है जो इस पूरे राजवंश के सफर का नक्शा हमारे सामने खोलकर रख देती है। एक तरह से यही वो प्रमाणिक दस्तावेज है जो मध्यकालीन राजस्थान के इस किले और इसके शासकों की पूरी कहानी बयान करता है। आप इसे एक रोड मैप की तरह देख सकते हैं जो हमें उनके शुरुआती दिनों से लेकर बिल्कुल आखिरी अध्याय तक ले जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, मंडोर के प्रतिहारों की उत्पत्ति। अब देखिए, किसी भी राजवंश की शुरुआत में एक संस्थापक जरूर होता है ना, जिसे हम आदि पुरुष कहते हैं। मंडोर के प्रतिहारों की बात करें तो इनके आदि पुरुष थे हरिश्चंद्र। इनका समय लगभग 6ठी शताब्दी के आसपास माना जाता है। मतलब ये वही शख्स थे जिन्होंने इस विशाल वंश की सबसे पहली नींव रखी थी। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात निकल कर आती है। हरिश्चंद्र सिर्फ एक सामान्य शासक नहीं थे, उनकी एक खास उपाधि थी, रोहिलाधी। इसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो योगिक क्रियाओं में पूरी तरह से निपुण हो। इसके अलावा घटियाला के अभिलेख हमें बताते हैं कि वो वेदों और शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, एक ब्राह्मण थे और प्रतिहारों के गुरु भी थे। सोचिए, एक ही व्यक्ति में 2 अलग रूप, एक महान विद्वान और एक योगी। ये ड्यूल आइडेंटिटी वाकई बहुत अनोखी है। तो हरिश्चंद्र की क्षत्रिय पत्नी थी रानी भद्र और उनके 4 बेटे हुए, भोगभट, कड़क, राजिल और डैड। इन चारों भाइयों ने मिलकर मंडाव्यपुर, जिसे आज हम सब मंडौर के नाम से जानते हैं, उस पर विजय प्राप्त की थी। और हाँ, उन्होंने सिर्फ इसे जीता ही नहीं, बल्कि इसकी सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर एक विशाल परकोटा यानी रैम्पर्ट भी बनवाया। कह सकते हैं कि बस यहीं से इस राजवंश के वर्चस्व का असली खेल शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, विस्तार और राजधानियों का स्थानांतरण। जरा इस उत्तराधिकार क्रम पर ध्यान दीजिए। भले ही हरिश्चंद्र इस वंश के आदि पुरुष थे, लेकिन इसकी औपचारिक वंशावली यानी ऑफिशियल जीनियोलॉजी की शुरुआत दूसरी पीढ़ी से होती है, मतलब उनके बेटे राजिल से। इसीलिए दस्तावेजों में राजिल को ही पहला औपचारिक राजा माना जाता है। फिर आगे चलकर चौथी पीढ़ी में आए नागाभट्ट प्रथम, और उसके बाद के दौर में शिलूका, बऊका और ककुका जैसे महान शासकों का सुनहरा दौर आया, जिन्होंने इस वंश का परचम बुलंद किया। रागजिल के पोते नागाभट्ट प्रथम के आते आते भूगोल पूरी तरह बदलना शुरू हो गया था। इन्होंने एक बड़ा कदम उठाते हुए अपनी राजधानी को मंडोर से स्थानांतरित करके मेरता कर दिया। वैसे यहाँ एक और बेहद रोचक जानकारी मिलती है। नागाभट्ट का एक बड़ा बेटा था, ताट। उसने क्या किया? उसने राजपाट को पूरी तरह त्याग दिया, एक सन्यासी बन गया और बस मंडोर में ही रह गया। ये किस्सा दर्शाता है कि उस जमाने में भी सत्ता और अध्यात्म के बीच चुनाव करना कितना अहम मुद्दा था। अब आते हैं भाग 3 पर, शिलालेखों का दौर। ये इनका सुनहरा समय था। इस सुनहरे दौर में एक बहुत बड़ा नाम सामने आता है, शिलूका। अब शिलूका सिर्फ एक शासक नहीं थे, उनमें 2 बिल्कुल अलग दिशाओं की खूबियां थीं। एक तरफ तो वो ऐसी कोटि के योद्धा थे जिन्होंने वल्लभ मंडल यानी आज के जैसलमेर के शासक देवराज भाटी को युद्ध में हरा दिया। वहीं दूसरी तरफ, क्या आप यकीन करेंगे, वो व्याकरण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र और भाषाओं के विद्वान थे, साथ ही एक बेहतरीन कवि भी। शिलूका की रानी पद्मिनी से उनके पुत्र बाउका हुए और रानी दुर्लभ देवी से उनके पुत्र कक्कूका हुए। अब देखिए, ककुका ने अपना इतिहास कैसे दर्ज करवाया, ये अपने आप में बहुत शानदार है। 861 ईस्वी में शासक ककुका ने घटियाला में कुछ प्रमुख शिलालेख बनवाए। जरा इस तुलना को देखिए। बाईं ओर है माता की साल का लेख, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया है, और दाईं ओर है खाखू देवाल का लेख, जो संस्कृत भाषा में मिलता है। एक और पॉइंट नोट करने वाला है कि इन्हीं शिलालेखों में घाटियाला का प्राचीन नाम रोहिन सकुपा देखने को मिलता है। ऐसे 2 अलग भाषाओं का इस्तेमाल सीधे तौर पर यह बताता है कि वो आम जनता और विद्वान दोनों वर्गों से जुड़ना चाहते थे। कक्कू की पहचान सिर्फ उनकी युद्ध की विजय गाथाओं तक सीमित नहीं थी।
वो अपने नागरिक प्रशासन के लिए भी काफी मशहूर थे। इन्होंने घाटियाला में बाकायदा एक हाट बाजार लगवाया और वहां व्यापार को बढ़ावा देने के लिए महाजनों यानी मर्चेंट्स को बसाया। अपनी विजय और शौर्य को दर्शाने के लिए इन्होंने घाटियाला और मंदोर दोनों जगहों पर जय स्तंभ बनवाए। और हां, उनके इन्हीं बेहतरीन कामों की वजह से शिलालेखों में उन्हें प्रपालक यानी प्रजा का पालन करने वाला और एक न्यायप्रिय शासक बताया गया है। वैसे कक्कूका से थोड़ा पहले की बात करें तो 837 ईस्वी में उनके भाई बौका ने भी अपनी विरासत को काफी मजबूत किया था। बौका ने भोकुप में नंदवल्लभ का वध किया और मयूर नाम के शासक को धूल चटाई। अपनी इस बड़ी जीत के जश्न में इन्होंने मंडोर के विष्णु मंदिर में एक प्रशस्ति यानी प्रशंसा पत्र लगवाया, जिसे बाद में जोधपुर में शिफ्ट कर दिया गया। मतलब साफ है कि दोनों भाइयों ने मिलकर अपने राज्य की छवि को मजबूती से आगे बढ़ाया। और आखिर में भाग 4, पतन और रोचक तथ्य। अब यहां आकर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रतिहारों की ये सबसे प्राचीन, सबसे आलीशान शाखा, जिसका इतना विशाल इतिहास रहा है, अचानक उसने मंडोर पर अपना नियंत्रण खो दिया? इस पतन के क्रम को थोड़ा ध्यान से समझिए। 1145 ईस्वी में सहजपाल चौहान का एक लेख आता है जो साफ कर देता है कि मांडौर पर अब चौहानों का प्रभुत्व हो चुका था। ये बिल्कुल वही पॉइंट था जहां से इनकी सुनहरी सत्ता का अस्त होना शुरू हुआ। लेकिन कहानी का सबसे हैरानगेज हिस्सा तो 1395 ईस्वी का है। प्रतिहारों की इंदा शाखा हमीर के लगातार हमलों से इस कदर तंग आ चुकी थी कि आप यकीन नहीं करेंगे, उन्होंने इस विशाल और अहम किले को ही राठौर शासक राव चूंडा को दहेज के रूप में दे दिया। बिल्कुल, एक दहेज के रूप में। खैर, पतन की इस मायूस करने वाली कहानी से थोड़ा हटकर आइए दस्तावेजों में छिपे कुछ बेहद खास और रोचक तथ्यों पर नजर डालते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल यह है कि मंडोर की रानियां जैसे भद्रा और जानकी, उनके नामों के आगे एक खास शब्द लगाया जाता था, राशि। वही जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, कक्कूका की रानी के लिए महाराशि और उनके बेटों के लिए भूधर और भूपति जैसे अत्यंत सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल शुरू हो गया। ये छोटी छोटी भाषाई डिटेल्स उस दौर के राजसी थाट भाट को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, इस विश्लेषण के आखिर में बस एक बात पर जरा गौर कीजिए। एक ऐसी जगह, एक ऐसा अभेद्य किला जिसे 6ठी शताब्दी में 4 भाइयों ने अपने रक्त और पसीने से जीता था, सदियों तक जिसने एक पूरे विशाल साम्राज्य का उत्थान देखा, वही किला 1395 में महज एक दहेज के रूप में किसी और के हाथ में चला गया। ये सच में वक्त का एक ऐसा पहिया है जो हमें सिखाता है कि सत्ता और ताकत आखिर कितनी अस्थायी होती हैं। तो क्या सदियों तक राज करने वाले हर महान साम्राज्य का आखिरी अंजाम हमेशा यही होता है, या उनकी विरासत किसी और रूप में हमारे बीच जिंदा रहती है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण